बगैर कमाए हुए हाथी का निशान मिल सकता है। दूसरे लोगों ने कमाया है और आपको ये मुफ्त में मिल गया है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल करके अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। जिन लोगों को मूवमेंट में दिलचस्पी है, मैं फिर कहता हूं कि जिनको दिलचस्पी है उनको ही हमारे साथ आना चाहिए। ऐसे भीड़ इकट्ठी करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। तो जिन लोगों को इसमें आस्था है, जिन लोगों में इस मूवमेंट के ऊपर विश्वास है और इस मूवमेंट को, इस कारवां को हमें मंजिल तक पहुंचाना है, जो इस जिम्मेवारी को समझते हैं, उन लोगों से मैं अपील करूंगा कि वो लोग नीला झंडा और हाथी निशान को अपनाएं। हेलो दोस्तों, मैं हूं ईशान। जय भीम डिजिटल गुजरात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बेहतरीन कहानी देखने वाले हैं, लेकिन इस कहानी को देखने से पहले आपसे नम्र निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे बेहतरीन वीडियो जब भी अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। कौन सी तारीख है आज? 15 मार्च। यही तारीख तब भी थी। साल था 1934। पंजाब के पीरथीपुरा पंगा गांव में काशीराम जी का जन्म हुआ। काशीराम जी भारतीय राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने अछूतों और दलितों के लिए राजनीतिक एकीकरण तथा उत्थान के लिए पर्याप्त कार्य किया। उन्होंने समाज के दबे कुचले वर्ग के लिए एक ऐसी जमीन तैयार की जहां पर वे अपनी बात कह सके और अपने हक के लिए लड़ सके। इस कार्य को करने के लिए उन्होंने कई रास्ते अपनाए, पर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना इन सब में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम था। काशीराम ने अपना पूरा जीवन पिछड़े वर्ग के लोगों की उन्नति के लिए और उन्हें एक मजबूत और संगठित आवाज देने के लिए समर्पित कर दिया। वे आजीवन अविवाहित रहे और अपना समग्र जीवन पिछड़े लोगों की लड़ाई और उन्हें मजबूत बनाने में समर्पित कर दिया। सामाजिक दिशा में और आर्थिक दिशा में कामयाबी हासिल करनी है तो उसके लिए राजनीतिक सत्ता का होना या क्लाउड का होना ये जरूरी समझा गया। कुर्सी पर बैठकर जो काम पिछले 4.5 महीने में किया है वो करना है। मैं आपको कहता हूं कि झूठ मूठ खाना छोड़ो, अपने बलबूते पर ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जिस तरह से हम उत्तर भारत में कर सकते हैं, महाराष्ट्र में भी कर सकते हैं। इसलिए साथियों, कांग्रेस पार्टी ने जब बाबा साहब अम्बेडकर की चलाई हुई मूवमेंट को तहस नहस किया, उसको तबाह किया और महाराष्ट्र में उनके साथ युति की कि 520 सीटें गांधी लड़ेगा और एक अम्बेडकर लड़ेगा, तो वह हमें पसंद नहीं आया। इसलिए हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को सजा दी है। माननीय बहन जी को जब माननीय कांशीराम साहब ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, माननीय बहन जी ने भी जब से माननीय कांशीराम साहब के साथ चलते उन्होंने जो काम किया कि देश की आजादी के बाद शिक्षा में अगर किसी ने सबसे ज्यादा काम किया है तो वो बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी बनाई, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बनाया। ऐसे कई सारे मेडिकल कॉलेज, कई सारे पैरा मेडिकल कॉलेज, 100 से ज्यादा ITI, होम्योपैथी कॉलेज, अलग अलग जो इंटर कॉलेज से लेके हजारों प्राइमरी स्कूल खोलने का काम माननीय बहन जी ने किया है। क्योंकि मान्यवर साहब ने महात्मा फूले से लेके फूले साहू अम्बेडकर विचारधारा को लेके जो माननीय बहन जी को इस उत्तर प्रदेश का जो CM बनाए तो माननीय बहन जी ने भी इस बहुजन समाज के हित में, क्योंकि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है कि जो पीता है वो दहाड़ता है, वो बाबा साहब के कथन को सार्थक करते हुए माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के साथ उन्होंने उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी बनाने का काम भी अगर किसी ने किया है तो माननीय बहन जी ने, यानी कि बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में हुआ है।
तो मान्यवर साहब ने इस देश में एक नई दिशा देने का काम अगर किसी नेता ने किया है तो वो मान्यवर कांशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी की देन है। जय भीम, जय भारत। जन्म 15 मार्च 1934, रोरापुर, पंजाब। मृत्यु 9 अक्टूबर 2006। व्यवसाय राजनेता। काशीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 के पंजाब के रोरापुर में एक सिख रैदासी परिवार में हुआ था। यह एक ऐसा समाज है जिन्होंने अपना धर्म छोड़कर सिख धर्म अपनाया था। काशीराम के पिता अल्प शिक्षित थे, लेकिन उन्होंने सुनिश्चित किया कि वे अपने सभी बच्चों को उच्च शिक्षा देंगे। काशीराम के 2 भाई और 4 बहनें थीं। काशीराम सभी भाई बहनों में सबसे बड़े और सबसे अधिक शिक्षित भी थे। उन्होंने BSc की पढ़ाई की थी। 1998 में स्नातक होने के बाद काशीराम पूना में रक्षा उत्पादन विभाग में सहायक वैज्ञानिक के पद पर नियुक्त हुए। यहीं पर वह बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर और ज्योतिबा फुले के लेखन कार्य के संपर्क में आए और यहीं से उनके कायातरण की शुरुआत हुई। काशीराम जी ने अपनी पार्टी या संगठन खड़ा नहीं किया था। उन्होंने 1964 में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया ज्वाइन की थी। कुछ ही वर्षों में काशीराम को समझ आ गया कि RPI चुनावों में हिस्सा तो लेती है, मगर सरकारी गैर सरकारी क्षेत्रों में जो दलित पिछड़े शोषित तबके के लोग हैं उन्हें साथ लाने का कोई प्रोग्राम इनके पास नहीं है। सत्ता में बने रहने का और उसे औजार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए भी जिस डिज़ाइन की ज़रूरत है वह नादारद है। फिर काशीराम ने पूरे देश में घूमना शुरू किया, अलग अलग तबके के लोगों से मिले, दिक्कतें समझी। आम्बेडकर के जन्मदिन 14 अप्रैल 1973 को ऑल इंडिया बैकवर्ड माइनॉरिटीज कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन यानी बामसेफ का गठन किया। 6 दिसंबर 1978 को इस संगठन को नए सिरे से दुरुस्त किया। इसके बाद बना DSA-4 यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। आज कांग्रेस पार्टी अगर नीचे को जाती हुई नजर आती है तो उसका कारण बहुजन समाज पार्टी है। कांग्रेस खुद जानती है, कहती है, और मेरा ख्याल है कि मनुवादी मीडिया भी आपको बताता होगा कि कांग्रेस पार्टी नीचे को अपने आप नहीं गई है। कांग्रेस पार्टी नीचे को बहुजन समाज पार्टी के कारण गई है। उस दौरान साहब के नेतृत्व में सारे भारत में फुले आम्बेडकर मूवमेंट का जो उबाल हुआ था, उस वक्त कुछ गद्दार लोगों ने बामसेफ को तोड़ने का काम किया और फुले साहब आम्बेडकर मूवमेंट रुक जाए ऐसा कार्य जो किया। मगर मेरे जैसे बहुत से साथियों ने, बहुत से कार्यकर्ता मित्रों ने फुले साहब आम्बेडकर का साहब का जो आदेश था, साहब का जो मार्गदर्शन था, उस मार्गदर्शन के मुताबिक हम लोग 1980 से लगे हुए हैं और आज तक जो लोगों ने बामसेफ तोड़ने का काम किया, जिस लोगों ने गद्दारी की, RSS के इशारे पे गद्दारी की, तो आज भी हम लोग, मेरे जैसे बहुत से साथी अपने तन मन धन से लगे हुए हैं और सिर्फ न सिर्फ माननीय साहब के आदेश के मुताबिक अपना तन मन धन फुले आम्बेडकर मूवमेंट में लगाए चलते हैं। जय भीम। मान्यवर काशीराम साहेबे ભાડાની સાયકલ લઈને આખા દેશમાં પ્રવાસ કર્યો ત્યારે તેમના ધ્યાનમાં આવ્યું કે કર્મચારીઓ કે જે બાબા સાહેબના કારણે નોકરી મેળવી છે તેઓ ગરીબો વંચિતો માટે આંદોલન કરી શકતા નથી, તો આથી તેઓ પાસેથી નોકરીના પગારમાંથી દર મહિને ચોક્કસ રકમ બામસેફના માધ્યમથી આપે એવું એક પરિકલ્પના કરવામાં આવી અને એ આધારે એમને કર્મચારીઓને જોડ્યા। 2 લાખ કર્મચારીઓને જોડ્યા પછી એમને એક નારો આપ્યો, આપણી બુદ્ધિ, આપણો પૈસો અને આપણી મહેનત, અને ગરીબો, શોષિતો અને વંચિતો માટે એમના રાજનૈતિક અધિકારો આપવા, એમના હક અને અધિકારો માટે લડવા માટે જે કોઈ પૈસા
ભેગા થાય એ બામ સેફના નાતે કર્મચારીઓ ઉઘરાવે અને એ જે લોકો કામ કરે છે, આંદોलन કરે છે તેને આપે. એ સંગઠનનું નામ હતું બામસેફ. काशीराम की 7 प्रतिज्ञाएं थी कि मैं अब कभी घर नहीं जाऊंगा, कभी अपना घर नहीं खरीदूंगा, गरीब दलितों का घर ही मेरा घर होगा, सभी रिश्तेदारों से मुक्त रहूंगा, किसी की शादी, जन्मदिन, अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होऊंगा, कोई नौकरी नहीं करूंगा, जब तक बाबा साहेब का सपना पूरा नहीं हो जाता चैन से नहीं बैठूंगा। काशीराम जी ने इन सभी प्रतिज्ञाओं का पालन किया। वे अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए। वह जिस जमात की लड़ाई लड़ रहे थे वह कई चीजों से जूझ रही थी। जातीय शिक्षा, गरीबी। काशीराम ने तय किया कि तय फर्म तोड़ने होंगे। फलक का कुर्ता पहनकर गांधीवादी बातें करके अपनी बिरादरी का भला होने से रहा। वह सेकंड हैंड कपड़ों के बाजार से अपने लिए पैंट कमीज खरीदने लगे। कभी नेताओं वाली यूनिफॉर्म नहीं पहनी। बाद के दिनों में सफारी सूट पहनने लगे। पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव हरवाने के लिए और फिर तीसरे चुनाव से जीत मिलनी शुरू हो जाती है। पहले चुनाव में इंदिरा लहर के दौरान बीएसपी का खाता नहीं खुला, मगर हिम्मत खुल गई थी। दलितों की अपनी पार्टी, उत्तर भारत में जड़े जमाती, मनुवाद और ब्राह्मणवाद को खुले आम गिरी आती, गांधी को और कांग्रेस को सिरे से खारिज करती। इस दौरान सदे हुए शब्द नहीं तलाशे जाते। खूंखार और खुरदुरे ढंग से कहा जाता है, इसी दौर में नारे आए थे। बीएसपी का मूवमेंट लगातार मजबूत होता गया। उनकी पार्टी ने मुलायम सिंह यादव की नई बनी समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ कर चुनाव लड़ा। चुनाव के बाद 1993 में मुलायम सिंह के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनी। बीएसपी के मिशनरी कार्यकर्ता अब माननीय कैबिनेट मंत्री थे। उन्होंने अपना पहला चुनाव 1984 में छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से लड़ा था। बीएसपी को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली थी। शुरू में दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के बीच विभाजन को पाटने के लिए संघर्ष किया। 1989 में पूर्व दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़े और चौथे स्थान पर रहे। सन 1991 में काशीराम और मुलायम सिंह ने गठबंधन किया और काशीराम ने इटावा से चुनाव लड़ने का फैसला किया। काशीराम ने अपने निकटतम भाजपा प्रतिद्वंद्वी को 20,000 मतों से हराया और पहली बार लोकसभा में प्रवेश किया। इसके बाद काशीराम ने 1996 में होशियारपुर से 11वीं लोकसभा का चुनाव जीता और दूसरी बार लोकसभा पहुंचे। रोता है, चिल्लाता है, हमारे साथ अन्याय अत्याचार होता है, हमारी महिलाओं का बलात्कार होता है। ये सारी बातें रो रो कर वो चिल्लाता है, सदियों से चिल्लाता है। जब मैं उनको कहता हूं कि अगर इन सारी मुश्किल मुसीबत का हल करना है तो हमें हुक्मरान बनना होगा। जब मायावती मुख्यमंत्री बनी तो मैंने मायावती से कहा कि सबसे पहले जुल्म ज्यादती का, अन्याय अत्याचार का अंत करना चाहिए। पहले 2 महीने में मायावती ने 1,45,000 गुंडों को गुंडा एक्ट लगाकर, गैंगस्टर एक्ट लगाकर जेल में बंद किया। जब तक मायावती की सरकार रही उनकी वापस आने की हिम्मत नहीं पड़ी। अपने अधिकार हासिल करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, जिंदगी में दूसरों की तरह से बहुजन समाज को, इस देश का हुक्मरान समाज बनना बड़ा जरूरी है। काशीराम जी को समझ में आ गया था कि मायावती ही उनकी राजनीतिक वारिस होगी। तेज तर्रार भाषण, संगठन क्षमता और कड़ाई के साथ कड़ार से अपनी बात मनवाना। जल्दी यह स्टाइल मुलायम सिंह को अखरने लगी। उधर मौके की तलाश में बैठे बीजेपी के पॉलिटिकल मैनेजरों ने काशीराम को अपनी बात समझाई। काशीराम को कब से यही चाहते थे, स्वर्णों की पार्टी के कंधे पर चढ़ दलित की बेटी पहली बार मुख्यमंत्री बन गई। साल था 1995।
काशीराम के मिशन की यह पहली बड़ी कामयाबी थी। उसके बाद इतिहास ज़्यादातर लोगों को पता है। 1996 में कांग्रेस के साथ बीएसपी का गठबंधन, मायावती का 2 बार और बीजेपी के संग गठजोड़ कर मुख्यमंत्री बनना, 2007 में अपने दम पर सरकार बनाना पूर्ण बहुमत के साथ, इन सब के पीछे काशीराम की दिन रात की मेहनत, रणनीति और बुलंद इरादों की पृष्ठभूमि है। आखिर में उन्होंने संगठन पूरी तरह से मायावती को सौंप दिया। काशीराम का यही कहना है कि मुझे मायावती में ही नेतृत्व की सर्वश्रेष्ठ संभावना दिखी, इसलिए मैंने उन्हें ग्रूम किया। बीएसपी का चुनावी निशान हाथी क्यों है? इसका उत्तर देते हुए उन्होंने 70 के दशक में हुए नारा मवेशी के आंदोलन का जिक्र किया। दलितों को ब्राह्मणवाद से मुक्ति बौद्ध धर्म अपनाकर मिली थी। जिस आम्बेडकर की विरासत को संभालने का बीएसपी ने दावा किया, उन्हीं की पार्टी आरपीआई का भी यही चुनाव निशान था। इसके अलावा हाथी दलितों की ताकत का भी प्रतीक था, जिस पर अब तक स्वर्ण महावत सवार था। काशीराम चाहते थे कि सत्ता पाने के लिए दलितों को नए सिरे से तमाम सामाजिक प्रतीक, किस्से, नायक और यकीन मुहैया कराने होंगे। इसके लिए इतिहास की सब ऑल्टन वाचिका परंपरा का सहारा लिया गया। दलित समाज से आते वीरों मसलन उर्दा देवी, बिजली पासी, झलकारी बाई को सत्ता में आने पर वही मान दिया गया जो अब तक दूसरे दलों के बड़े नेताओं और इतिहास पुरुषों को दिया जा रहा था। उन दिनों गलियों में अक्सर ये नारे लगा करते थे कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, काशीराम करेगा पूरा। काशीराम जानते थे कि इस मिशन को पूरा करने में सिर्फ स्वर्ण ही बाधक नहीं है, अपने तबके के वे सरकारी दलाल भी बाधक है जो अब तक मलाई खाते आए हैं। काशीराम के वारिस के तौर पर सारे रिचुअल मायावती ने निभाए। वह उनकी वारिस थी। 1 बरस के भीतर ही सत्ता की गुर किल्ली अपने दम पर हासिल कर उन्होंने साहिब के यकीन को सच साबित कर दिया। अपने खराब स्वास्थ्य के कारण उन्होंने 2001 में सार्वजनिक रूप से मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सन 2002 में काशीराम जी ने 14 अक्टूबर 2006 में डॉक्टर आम्बेडकर के धर्म परिवर्तन की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने की अपनी मंशा घोषित की थी। काशीराम जी की मंशा थी कि उनके साथ उनके 5 करोड़ समर्थक भी इसी समय धर्म परिवर्तन करें। उनकी धर्म परिवर्तन की इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही था कि उनके समर्थकों केवल अछूत ही शामिल नहीं थे, बल्कि विभिन्न जातियों के लोग भी शामिल थे जो भारत में बौद्ध धर्म के समर्थन को व्यापक रूप से बड़ा कर सकते थे। हालांकि 9 अक्टूबर 2006 को उनका निधन हो गया और उनकी बौद्ध धर्म ग्रहण करने की मंशा अधूरी रह गई। उनकी 3 ख्वाहिशें थी। मेरी ख्वाहिश है कि कुमारी मायावती दीर्घायु होकर मिशन के लिए काम करती रहे। मेरी अस्थियां नदियों में न बहाई जाए, बल्कि उन्हें बहुजन समाज के प्रेरणा केंद्र में रख दिया जाए। मायावती की अस्थियां भी मेरे बगल में ही पार्टी कार्यालय में रखी जाए। काशीराम की सबसे महत्वपूर्ण विरासत है उनके द्वारा स्थापित किया गया राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी। उनके सम्मान में कुछ पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। इन सभी पुरस्कारों में काशीराम का अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद पुरस्कार, काशीराम कला रत्न पुरस्कार और काशीराम भाषा रत्न सम्मान शामिल है। उत्तर प्रदेश में एक जिले का नाम काशीराम नगर रखा गया है। इस जिले का नामकरण 15 अप्रैल 2008 को किया गया था। 1984 में DS4 का जो भाईचारा कार्यक्रम लॉन्च हुआ था, मान्यवर कांशीराम को हमने आनंद डिस्ट्रिक्ट के खंभात तालुका के अंदर खंभात सिटी पे बुलाया था भाईचारा बनाओ कार्यक्रम के तहत। उसी दिन मान्यवर कांशीराम जी के साथ हम चलते थे, तो हमारे पास तो इतना पैसा नहीं था क्योंकि चंदा भी चाहिए। फिर भी साहब को हम चंदा देने के लिए तैयार थे। तो हम जब गाड़ी में चल रहे थे, कार में चल रहे थे एक कार्यकर्ता के घर भोजन लेने के लिए, उसी वक्त उसी से पहले साहब को हमने चंदा दे दिया था कवर में फिट करके। तो साहब ने मुझे बोला कि व्यास जी देखो तो सही आपने चंदे में क्या दिया है। हमने बोला कि साहब उसमें देखने की क्या जरूरत, हमने 5000 से ज़्यादा नहीं दे पाए। अच्छा ठीक है, आपने कुछ भी दिया, अच्छा कार्यक्रम हुआ।
तो साहब की जो ये सोच थी, साहब का कार्यकर्ताओं के साथ अपना जो रवैया था इतना अच्छा था कि कोई भी कार्यकर्ताओं को हताश नहीं होने देते थे और उसको प्रोत्साहित करते थे, चाहे पैसा कम हो या चाहे ज़्यादा हो, मगर वो उसके मायने में काम मायना रखता था और वो पैसा ज़्यादा नहीं रखता था। वो साहब की सोच थी और कार्यकर्ताओं के साथ साहब का ऐसा सलूक था तो बहुत बढ़िया था। अंत में कहा जा सकता है कि अगर भारत में अम्बेडकरवाद जिंदा है तो उसका पूरा श्रेय काशीराम जी को जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर के मृत्यु के बाद बहुजन आंदोलन में पैदा हुए शून्य को खत्म करके बहुजन आंदोलन को उन्होंने फिर से जीवित किया था। सत सत नमन काशीराम साहब को। जय भीम, जय काशीराम।